आज हम एक ऐसे मामले पर बात कर रहे हैं जिसने सबको सच में चौंका दिया है। सोनम रघुवंशी हनीमून हत्याकांड। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, वो इस घटना के कई अलग अलग पहलू दिखाते हैं। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो भी जानकारी मिली है उसे समझें और कोशिश करें इस उलझे हुए केस की कड़ियों को जोड़ने की। सोचिए जरा, एक हनीमून जो एक भयानक मतलब पूरी तरह से प्लान्ड मर्डर में बदल गया। हाँ, चलिए तो फिर शुरू करते हैं, इस मामले की परतें खोलते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं घटनाक्रम से। इंदौर के रहने वाले थे सोनम, उम्र 25 साल, और राजा रघुवंशी 29 साल के। हाँ, इनकी शादी हुई थी 11 मई 2025 को। और फिर 20 मई को ये लोग हनीमून के लिए निकले, मेघालय गए थे। सब ठीक लग रहा था शुरू में, लेकिन फिर 23 मई को सोहरा के पास एक होमस्टे था, वहां से इन्होंने चेकआउट किया। और उसके बाद ये लोग लापता हो गए, कोई खबर नहीं। ये तो बहुत अजीब है। फिर क्या हुआ? और फिर जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। 2 जून को सोहारा के पास ही एक झरना है, वेई सवडोंग झरना। हाँ, सुना। उसके पास राजा की बॉडी मिली। और बॉडी की हालत मतलब बहुत खराब थी, शत विक्षत। ओह। और सोनम का क्या? सोनम मिली 9 जून को, वो भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। गाजीपुर? मेघालय से गाजीपुर? हाँ। पहले तो उन्होंने कहानी बनाई कि उनका अपहरण हुआ था। अच्छा। लेकिन पुलिस को शक हुआ और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और फिर एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुईं। सोनम तो थी ही, उनके साथ उनके कथित प्रेमी राज कुशवाहा, उम्र सिर्फ 20 साल। 20 साल। हाँ। और 3 और लोग, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, ये सब गिरफ्तार हुए। तो मतलब ये अपहरण की कहानी झूठी निकली। बिल्कुल। और यहीं से मामला और भी गहराता जाता है। जो जांच में सामने आ रहा है वो ये कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। तो फिर फरवरी से, शादी मई में हुई और प्लानिंग फरवरी से। हाँ। और माना ये जा रहा है कि इसका मास्टरमाइंड राज कुशवाहा ही था। ये तो यकीन करना मुश्किल है। और ये साजिश कितनी गहरी थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके पास बैकअप प्लान्स भी थे। बैकअप प्लान्स? जैसे एक प्लान था कि सोनम की मौत का झूठा नाटक रचने के लिए किसी अनजान लड़की की लाश जला दी जाए। क्या? हाँ। या फिर नदी में गाड़ी गिराकर इसे एक एक्सीडेंट जैसा दिखाने का प्लान था। बाप रे, मतलब कितनी तैयारी थी। ये दिखाता है कि वो कितने ठंडे दिमाग से काम कर रहे थे और किसी भी कीमत पर इसे अंजाम देना चाहते थे। तो 23 मई को उस झरने पे क्या हुआ था असल में? बताया जा रहा है कि वेई सवडोंग्स झरने पर ही राजा पर हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले विशाल चौहान ने वार किया। और सोनम, वो कहाँ थी? कहा जा रहा है कि उस वक्त सोनम वहां से भाग गई थी। हाँ। और जब लाजा की मौत हो गई उसके बाद वो लौटी शव को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए। ये तो। और हत्या कैसे की गई? कोई हथियार? हाँ। 2 धारदार चाकुओं का इस्तेमाल हुआ। मशेटी कहते हैं शायद उन्हें। मशेटी। हाँ। और अच्छी बात यह है कि पुलिस ने वो दोनों हथियार बरामद कर लिए हैं। ये बड़ा सबूत है। बिल्कुल। और पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया। अच्छा। उससे क्या पता चला? उससे यही पुष्टि हुई कि राजा पर एकदम अचानक हमला हुआ था। उन्हें संभलने का, अपना बचाव करने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। बहुत दुखद है ये। अच्छा, सबूतों की बात करें तो और क्या है पुलिस के पास? एक बहुत अहम सबूत है कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, मतलब CDRs। फोन कॉल्स का रिकॉर्ड? हाँ। उनसे पता चला है कि सोनम ने 1 मार्च से 25 मार्च के बीच, मतलब हत्या से काफी पहले, एक नए नंबर पर कॉल की थी। ये नंबर संजय वर्मा के नाम से सेव था और इस पर 119 बार कॉल की गई थी। 119 कॉल्स एक नए नंबर पर? हाँ। और सबसे अजीब बात यह है कि ये नंबर अब बंद आ रहा है। ये तो बहुत बड़ा सस्पेंस है। ये संजय वर्मा कौन है? यही तो सवाल है। ये जांच का एक अहम हिस्सा है अभी। अच्छा। और सोनम की मानसिक स्थिति के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन? उनका मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन हुआ था और उसमें उन्हें फिट पाया गया, मतलब मानसिक रूप से वो ठीक है। तो ये कोई मानसिक अस्थिरता का मामला नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। दूसरी तरफ राजा के पिता हैं अशोक रघुवंशी। हाँ। उनका आरोप है कि सोनम तंत्र मंत्र वगैरह करती थी और वो बहुत गुस्से में है, सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। तंत्र मंत्र, ये एक नया एंगल है। हाँ। और परिवार ने ये भी मांग की है कि सभी आरोपियों का नार्को एनालिसिस टेस्ट हो। नार्को टेस्ट, ताकि सच सामने आ सके। शायद यही उम्मीद है उनकी। अच्छा, हत्या के बाद सोनम भागी कैसे? आपने बताया गाजीपुर में मिली। हाँ, उनका फरार होना भी कम नाटकीय नहीं है।
वो बुर्का पहनकर भागी। बुर्का पहनकर पहचान छिपाने के लिए? बिल्कुल। और उनका रास्ता देखिए, पहले शिलोंग से गुवाहाटी गईं, ओके। फिर वहां से सिलीगुड़ी, फिर पटना, फिर लखनऊ और आखिर में गाजीपुर पहुंची, जहां उन्होंने सरेंडर किया। इतने सारे शहर अकेली या कोई मदद कर रहा था? ये भी जांच का विषय है, लेकिन इतने शहरों से होते हुए जाना ये दिखाता है कि बचने की पूरी कोशिश थी। हाँ, इसमें एक और वाकया सामने आया था शायद, बस वाला। हाँ, वो भी काफी दिलचस्प है। 8 जून को, मतलब पकड़े जाने से ठीक पहले, वाराणसी के पास एक बस में किसी महिला यात्री ने उन्हें पहचाना था। अच्छा। उस महिला का कहना है कि सोनम बहुत परेशान दिख रही थी, और जब उस महिला ने उन्हें मामले से जुड़ी कोई सोशल मीडिया पोस्ट दिखाने की कोशिश की, तो सोनम ने कहा कि ऐसी फालतू चीजें मत देखो। मतलब वो शायद घबराई हुई थी या बात को टालना चाहती थी। हो सकता है। तो अभी ताजा स्थिति क्या है केस की? फिलहाल मेघालय पुलिस की SIT, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई है, सारे सबूत इकट्ठे कर रही है। क्राइम सीन रिक्रिएशन तो हो ही गया। हाँ, वो हो चुका है, और अब चार्जशीट तैयार की जा रही है, मतलब अदालत में पेश करने के लिए आरोप पत्र। सबूतों में क्या क्या मुख्य है? अब मुख्य तौर पर टेलीकॉम डेटा, यानी वही CDRs, और लोकेशन वगैरह, बरामद हथियार यानी वो मशेटी, और गवाहों के बयान, ये सब अहम सबूत हैं। तो कुल मिलाकर जो एक कहानी हनीमून से शुरू हुई थी, हाँ, वो एक बहुत ही सोची समझी और कहना पड़ेगा क्रूर हत्या में खत्म हुई। सबूत तो यही इशारा कर रहे हैं कि महीनों तक प्लानिंग चली, कई लोग इसमें शामिल थे। और तो और झूठी कहानी गढ़कर, जैसे अपहरण या एक्सीडेंट दिखाकर गुमराह करने की भी पूरी कोशिश की गई। फोरेंसिक जांच और टेलीकॉम डेटा से शायद अभी और भी बातें सामने आएं। उम्मीद तो यही है, जांच अभी जारी है। हाँ, सबूत एक बहुत सावधानी से बनाई गई योजना की तरफ तो इशारा कर ही रहे हैं, लेकिन वो 119 कॉल्स, वो भी एक ऐसे नंबर पर जो अब बंद है। ये सवाल कहीं ना कहीं अटकता है ना। बिल्कुल। सोचने वाली बात ये रह जाती है कि इस पूरी कहानी में और कौन से ऐसे कनेक्शन या ऐसे मकसद हो सकते हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं। ये पहेली शायद अभी पूरी तरह से सुलझी